मध्य एशिया के मंगोलिया नामक देश का वातावरण इंसानी जिंदगी के लिए बेहद कठिन माना जाता है। ये बात 1162 में इसी मंगोलिया देश के उत्तरी भाग में बहने वाली ओनोन नदी के किनारे की है। इस नदी के किनारे होलन नाम की एक युवती अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जूझ रही थी। दरअसल होलन मंगोलिया के इस उत्तरी भाग के हवा पानी से अब भी बिल्कुल अनजान थी। होलन का जन्म जिस इलाके में हुआ था वो अपने हरे भरे घास के मैदानों के लिए जाना जाता था और वहां गाय, घोड़े, बकरी और भेड़ें बड़ी मात्रा में पाई जाती थी। होलन खूब गोश्त खाकर और दूध पीकर बड़ी हुई थी, लेकिन मंगोलिया के उस उत्तरी हिस्से में उसको खाने पीने के लिए ये सब नहीं मिल रहा था। उसे अपनी जिंदगी का गुजारा शिकारियों वाला खाना खाकर करना पड़ता था। कभी उसे चूहे या चिड़िया खानी पड़ती थी तो कभी कभार उसे मछली या हिरण भी खाने को मिल जाते थे। एक दिन होलन ओनोन नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर अनजान लोगों से घिरी हुई थी। वो अपने पहले बच्चे के गर्भ के दर्द से जूझ रही थी। होलन के आसपास मौजूद लोग उसके लिए अनजान इसलिए थे क्योंकि बोरोजिन नाम के एक कबीले ने उसका अपहरण कर लिया था। यही बोरोजिन कबीला आगे चलकर मंगोल कबीले के नाम से मशहूर होने वाला था। होलन के माता पिता ने उसकी शादी मर्किड नाम के कबीले के एक लड़के से की थी, लेकिन जब वो लड़का होलन को लेकर अपने कबीले की ओर रवाना हुआ तो उनका अपहरण बोरोजिन कबीले के येसुगी ने कर लिया। होलन ने तब अपने पति की जान बचाने के लिए खुद को येसुगी के हवाले कर दिया और इस तरह वो मंगोल कबीले में शामिल हो गई। इसी कारण अपने पहले बच्चे को जन्म देते वक्त वो खुद को अनजान लोगों के बीच घिरा महसूस कर रही थी। बहुत तकलीफ सहने के बाद आखिरकार जब होलन ने अपने पहले बच्चे एक लड़के को जन्म दिया तो वहां मौजूद लोगों ने यह देखा कि उस बच्चे ने अपने हाथ की एक मुट्ठी में कुछ दबाया हुआ था। होलन ने थोड़ा घबराते हुए लेकिन बेहद नरमी के साथ अपने बच्चे की उंगलियों को एक एक करके खोला ताकि वो ये देख सके कि आखिर वो बच्चा अपने हाथ में कौन सी चीज लेकर इस दुनिया में आया है। होलन ने जब उसकी मुट्ठी खोली तो ये देखकर वो हैरान थी कि लड़के के हाथ में खून का एक काला थक्का दबा हुआ था। दरअसल उस बच्चे ने अपनी मां के गर्भ में बने खून के थक्के को अपने हाथ में दबा लिया था। होलन के पास मौजूद कबीले के लोगों ने जब बच्चे के हाथ में खून का थक्का देखा तो वो सभी परेशान हो गए, क्योंकि कबीले के लोगों के हिसाब से ऐसा होना बदकिस्मती और अमंगल की निशानी थी। मगर उस वक्त ओनोन नदी के किनारे पहाड़ी पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि यह बच्चा केवल कबीले की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। होलोन का अपहरण करने के कुछ ही दिन बाद येसुगी तातार कबीले के खिलाफ एक मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए चला गया था। उस जंग के दौरान येसुगी ने तेमुजिन उगे नाम के एक योद्धा की हत्या कर दी थी। येसुगी जब अपने बेटे के पैदा होने के बाद कबीले में वापस लौटा तो उसने अपने नवजात बच्चे का नाम तेमुजिन रखने का फैसला किया। तेमुजिन नाम का यही लड़का आगे चलकर दुनिया भर में चंगेज खान के नाम से मशहूर होने वाला था। भले ही मंगोलों का कबीलाई इलाका दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दुनिया में हो रही घटनाओं की पूरी जानकारी रहती थी। चंगेज खान के पैदा होने से कई साल पहले मुसलमान, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों ने मंगोल कबीलाई इलाकों में खुद को स्थापित करने की कोशिश की थी, मगर वहां के वातावरण और कठिन जीवन को वो सह नहीं पाए। उत्तरी मंगोलिया के कबीले चीन और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक, धार्मिक और सैन्य रूप से जुड़े हुए थे। वहीं उत्तरी मंगोलिया के ये कबीले सिल्क रूट से पूरे तरीके से कटे हुए थे, क्योंकि सिल्क रूट गोबी रेगिस्तान के दक्षिण से गुजरता था। मगर इसके बावजूद सिल्क रूट से गुजरने वाले बेशकीमती सामानों की जानकारी इन कबीलों तक पहुंच जाती थी। इस कबीले के लोगों को यह मालूम था कि दक्षिण में सिल्क रूट की ओर खजाना मौजूद था, लेकिन इन बंजारे कबीलाई लोगों के लिए दक्षिण तक पहुंचने की बात असंभव सी मालूम होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्तरी मंगोलिया के ये कबीले आपस में लड़ने में ही अपना ज्यादातर वक्त गुजार देते थे। इसके अलावा ये कबीले बेहद छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, जिस वजह से इनकी शक्ति केंद्रित नहीं थी। इन सब के अलावा कबीले के लोगों के पास जो समय बचता था
उसमें वो अपने खाने पीने के लिए शिकार ढूंढने में लगे रहते थे। तेमुजिन के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारियां मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तेमुजिन के पिता की नजरों में उसका महत्व बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब बोरेजिन कबीला अपने रहने की जगह बदल रहा था, तब तेमुजिन के पिता येसुगी उसे पीछे भूलकर चले गए थे। उस दौरान तेमुजिन की देखभाल दूसरे कबीले के सरदार द्वारा की गई थी। इसके कुछ समय बाद उस दूसरे कबीले के सरदार ने तेमुजिन को उस कबीले तक सुरक्षित और सकुशल पहुंचा दिया था। वहीं केवल 9 साल की उम्र में ही येसुगी तेमुजिन को लेकर उसके लिए लड़की ढूंढने चले गए थे। तेमुजिन की मां यह चाहती थी कि उसके बेटे की पत्नी भी उन्हीं के कबीले की कोई लड़की हो। उस दौर में कबीलों की ये परंपरा थी कि लड़की से शादी करने से पहले लड़के को लड़की के माता पिता के घर कुछ सालों तक सेवाएं और उपहार देने होते थे। इसी परंपरा के चलते तेमुजिन के पिता उपहार के तौर पर एक अतिरिक्त घोड़ा लेकर पूर्व की ओर चल पड़े, जहां पर तेमुजिन की मां होलन का कबीला रहता था। ऐसा कहा जाता है कि तेमुजिन के पिता येसुगी उसे घर से दूर केवल इसलिए नहीं ले गए थे ताकि वो उसके लिए एक लड़की ढूंढ सके। दरअसल तेमुजिन के पिता को यह मालूम था कि उनके मरने के बाद तेमुजिन और उसके सौतेले भाई बेक्टर के बीच कबीले के सरदार की गद्दी को लेकर खूनी संघर्ष होने की संभावना है। मगर तेमुजिन के मुकाबले येसुगी अपने बड़े बेटे बेक्टर को ज्यादा पसंद करता था। इसी कारण वो कबीले के सरदार की गद्दी बेक्टर के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। येसुगी की यह योजना थी कि वो तेमुजिन को पूर्व की ओर ले जाकर उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाएगा। दूसरी ओर तेमुजिन जब अपने पिता के साथ अपने लिए लड़की की तलाश में पूर्व की ओर गया, तो वो पहली बार ओनोन नदी के दूसरी ओर मौजूद दुनिया से रूबरू हुआ। तेमुजिन के पिता उसे घर से ज्यादा दूर ले जाकर छोड़ देना चाहते थे ताकि वो बेक्टर के साथ सरदार की गद्दी हासिल करने की लड़ाई न लड़े। मगर इसके बावजूद तेमुजिन के पिता उसे उसकी मां के कबीले तक नहीं ले गए। इसके बदले वो रास्ते में एक परिवार के पास रुके जिसकी बेटी रियो उम्र में तेमुजिन से 1 साल बड़ी थी। तेमुजिन और रियो एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे और दोनों के माता पिता उनकी शादी करने के लिए राजी भी हो गए। उस समय की परंपरा के अनुसार तेमुजिन को रियो के माता पिता के साथ कुछ साल रहकर उनकी सेवा करके और उन्हें उपहार देकर खुश करना था। तेमुजिन के पिता येसुगी उसे रियो के माता पिता के घर छोड़कर वापस अपने कबीले की ओर रवाना हो गए। येसुगी जब अपने कबीले की ओर लौट रहा था तो उसने देखा कि तातार कबीले के कुछ लोग जश्न मना रहे थे। उस जश्न में बेहतरीन दावत का आयोजन भी किया गया था। ये वही तातार कबीला था जिसके योद्धा तेमुजिन उगे को मारकर येसुगी ने अपने बेटे का नाम तेमुजिन रखा था। येसुगी ये जानता था कि अगर तातार कबीले के लोग उसको पहचान लेंगे तो वो उन्हें जान से मार देंगे। इसके बावजूद उसने ये सोचा कि वो अपना भेष बदल कर वहां जाएगा और भोजन का आनंद लेकर अपने कबीले की ओर वापस लौट जाएगा। मगर जब येसुगी तातार कबीले के करीब पहुंचा तो उस कबीले के लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे जहरीला खाना खाने को दे दिया। जहरीला खाना खाने के बाद जब येसुगी की तबीयत बिगड़ने लगी तो वह जैसे तैसे तातार कबीले के चंगुल से निकलकर अपने कबीले की ओर निकल पड़ा। अपने कबीले में वापस पहुंचने तक येसुगी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। कबीले में पहुंचते ही उन्होंने एक आदमी को भेजकर तेमुजिन को वापस बुलाने का आदेश दिया। लेकिन जब तक तेमुजिन वापस अपने पिता के पास पहुंचा तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी। जब येसुगी की मौत हुई तो उस समय उसकी 2 बीवियां थीं और उन दोनों बीवियों से उसको 7 बच्चे थे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। इस कारण येसुगी का परिवार बेहद कमजोर पड़ चुका था। तेमुजिन के पिता का कबीला बोरेजिन उस वक्त ताइचुट कबीले के संरक्षण में चल रहा था। लेकिन जब तेमुजिन के पिता येसुगी की मौत हो गई तब ताइचुट कबीले ने येसुगी के परिवार की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। दरअसल उस दौर में मंगोलियाई कबीलों में यह परंपरा थी कि अगर कबीले के सरदार की मौत के बाद उसके परिवार में कोई योग्य पुरुष न हो तो उस परिवार को कबीले से अलग कर दिया जाता था। ताइचुट कबीला येसुगी के परिवार के 9 सदस्यों का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना चाहता था। येसुगी के परिवार में तेमुजिन और बेक्टर समेत सभी सदस्य बेहद कम उम्र के थे
और अपना खाना पीना जुटाने की स्थिति में नहीं थे। इसीलिए अगर ताइचुट कबीला उन्हें अपने साथ रखता तो उन्हें उनके लिए भी खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि कबीला इलाकों में खाने पीने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता था। इसी कारण ताइचुट कबीले ने येसुगी के परिवार को कबीले से अलग कर दिया। बाकी का कबीला जब येसुगी के परिवार को छोड़कर दूसरी जगह रहने जा रहा था, तब पूरे कबीले में केवल एक बूढ़े आदमी को छोड़कर किसी ने भी अपने पुराने सरदार येसुगी के परिवार की मदद करने की कोशिश नहीं की। जब उस बूढ़े आदमी ने कबीले के बाकी लोगों से कहा कि वो अपने पुराने सरदार के परिवार को पीछे छोड़कर अच्छा नहीं कर रहे, तो कबीले के कुछ नौजवानों ने उसकी पिटाई कर दी। नौजवानों की पिटाई से बूढ़े आदमी को काफी चोटें आईं और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर तेमुजिन, जिसकी उम्र उस समय लगभग 10 वर्ष रही होगी, उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब नौजवान लड़के उस बूढ़े आदमी को मार रहे थे, तब तेमुजिन ने जाकर उसकी सहायता करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो बहुत कमजोर था, इसीलिए उसकी सारी कोशिशें बेकार रही। तेमुजिन को इस बात का बेहद अफसोस था कि वो उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं कर सका। तो चलिए इसी के साथ अपने अगले एपिसोड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे कमजोर और असहाय बच्चा तेमुजिन शक्ति और सत्ता हासिल करता है।